बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ कि अगर मेरे से कुछ पूछा जाएगा तो मैं उसका जवाब दूँ। और अगर आप अपनी प्रोफाइल के लिए बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंस हो, तभी आप अपना यूएसए का वीज़ा ले सकते हो। आपका वीज़ा आएगा, आपको उस टाइम के ऊपर अपनी ट्यूशन फीस पे करनी है, लिविंग एक्सपेंस आपको पे नहीं करनी है, दैट इज़ अप टू यू। आप 6 महीने की फ़ीस पे करके जाना चाहते हो या 1 ईयर का आप अपना ट्यूशन फीस पे करना चाहते हो, दैट इज़ टोटली अप टू। अब यूएसए के ना राघव पूरे के पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मैटर करता है बच्चे का DS 160। आप अपना DS 160 कैसे फिल कर रहे हो, आप फिल कर रहे हो, आपका कंसल्टेंट फिल कर रहा है, आपको पता भी है या नहीं पता है कि आपके DS 160 में भरा क्या जाए। Hello everyone, welcome back to the channel of the Immigration Gurus. My name is Raghav Chanda and today I have with me Ma'am Jyoti. Hello everyone. So this is a continued video of the last podcast that you recently watched regarding USA, in which we talked about the USPs of USA. But in this video, we are going to talk about a detailed process of USA in just rupees 70,000। तो मैम ये 70,000 का क्या राज है? जब लोग इतने पैसे लगा के डोंकी पे जा रहे हैं, इतने पैसे लगा के स्टडी वीज़ा ले रहे हैं, तो ये सिर्फ 70,000 की क्या कहानी है? क्योंकि राघव, लोगों को ना यही नहीं पता है कि एक्चुअल में वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए 70,000 ही लगते हैं। वो भी 70,000 आपके तब लगेंगे अगर आपको I-20 के लिए फ़ीस पे करनी पड़ती। अदरवाइज ये अमाउंट आपका सिर्फ और सिर्फ 50,000 में ही ख़त्म हो जाता है। तो जब इतना सस्ता प्रोसेस है तो इतना मुश्किल भी नहीं होगा? बिल्कुल। तो मैम इस प्रोसेस को पूरा स्टेप बाय स्टेप एक बार एक्सप्लेन करें। फर्स्ट स्टेप रहता है क्या कि अगर किसी बच्चे ने जाना है यूएसए पढ़ने के लिए, तो व्हाट आर गोइंग टू बी फर्स्ट स्टेप? देखो, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप रहता है दैट योर एप्लीकेशन असेसमेंट। आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो, योर प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, आपका कोई एक्सपीरियंस है, तो हमें उस हिसाब से जाना पड़ता है। लेट्स सी कि अगर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से करी है आपकी बैचलर्स डिग्री, बट उसके पास आपका 2 to 3 ईयर्स का IT सेक्टर का एक्सपीरियंस है, तो आप अपना उसको एक्सपीरियंस को IT का एक्सपीरियंस दिखा के आप अपना MSc वगैरह के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला आपका असेसमेंट रहता है कि आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली क्या आप अपने लिए कोर्स सिलेक्शन सही कर पा रहे हो या नहीं। तो हमारे लिए, मेरे पास कोई भी प्रोफाइल आती है, मुझे ये रहता है कि उस बच्चे के परसेंटेज कितने हैं, उसके आल्स में स्कोर कितने हैं, उस बच्चे का प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो हम सबसे पहले उसको इवैल्यूएट करते हैं, देन उसके बाद हम बच्चे का ऑफर लेटर का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैम विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, द एजुकेशन क्वालिफिकेशन और द वर्क एक्स? बोथ द थिंग्स। इफ़ योर एजुकेशन एंड द एक्सपीरियंस दे बोथ आर फ्रॉम द रेलिवेंट फील्ड, ओके, तो फिर आप उस फील्ड से ही आप फर्दर अपना जाते हो। बट अगर आपका एजुकेशन एंड आपके एक्सपीरियंस में गैप है, लाइक आपको जो फर्दर स्टडी कंटिन्यू करनी है, आपका 2 ईयर्स का 3 ईयर्स का एजुकेशन गैप है, देन हम बच्चे को हमेशा रेकमेंड करते हैं फॉर ऑल द कंट्रीज आप अपने एक्सपीरियंस को ही बूस्ट करो, अपने एक्सपीरियंस की ही जस्टिफिकेशन के लिए, उसकी हायर ग्रोथ के लिए आप कोर्स को उस अकॉर्डिंगली चूज़ करो। ना कि ये कि जो मैंने 3 साल पहले, अगर मैंने मान लो आर्ट्स में स्टडी करी है, कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ मैं, और मेरा एक्सपीरियंस किसी और चीज़ में बोलता है, तो मुझे उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। अब एक चीज़ हम और भी बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्टेम की बात कही थी कि स्टेम वहीं से लेकर के आए थे, और इंडिया में ना ज़्यादातर ऐसे होता है, बच्चा BSc तो कर लेता है, उसको BSc की लेवल की जॉब नहीं मिलती, फिर वो कोई मैनेजरियल लेवल की जॉब करता है या सेल्स में या लॉजिस्टिक्स में कहीं ना कहीं पे वो अपने आप को फाइंड आउट करता है। अब वो बच्चा क्या करे? अब वो बच्चा बहुत, मतलब कह सकते हो कि कन्फ्यूजन में रहता है कि यार US से जाने का मन तो है, पर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैनेजरियल में है, और जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो स्टेम के थ्रू जाती है। तो बच्चे के लिए क्या प्रेफर्ड रहना चाहिए, स्टेम या फिर मैनेजमेंट? बोथ द थिंग्स। स्टेम में भी मैनेजमेंट के कोर्सेज ऐसे कोर्सेज हैं जो आपकी स्टडी की भी जस्टिफिकेशन देते हैं, आपके एक्सपीरियंस की भी जस्टिफिकेशन करते हैं, बट यू हैव टू चूज़ वाइजली। ठीक है, अगर आपने मान लो आपने कंप्यूटर एप्लीकेशंस में करी है, बट आपका जो एक्सपीरियंस है वो सेल्स में चला गया, ठीक है, देन गो विद द लॉजिस्टिक्स। ओके, ठीक है, लॉजिस्टिक्स ऑटोमेटिकली स्टेम में आ जाता है। ठीक है, आपको उसका बेनिफिट होगा, आप ट्रांसपोर्टेशन के कोर्सेज में भी उसको जस्टिफाई कर सकते हो। अगर आपको ये है कि मुझे मैनेजमेंट के ही, पर्टिकुलर मैनेजमेंट के कोर्सेज में जाना है, देन डोंट गो विद द जनरल MBA, गो विद द स्पेशलाइजेशन। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए चले जाओ, बिजनेस एनालिटिक्स है, डाटा एनालिटिक्स है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, बट यू हैव टू क्लियर योर
विज़न कि मेरा फ्यूचर आउटकम ये है और मुझे दैट इज़ द रीज़न मैं इसके लिए जा रहा हूँ, ताकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपके पास उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए दैट वाई यू आर नॉट गोइंग विद योर प्रीवियस स्टडी, वाई यू आर गोइंग विद अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करके चलता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? बच्चे का हमने ऑफर लेटर अप्लाई करा, बच्चे का ऑफर लेटर आ भी गया, तो अब इसको कंडीशन अनकंडीशनल तक लेके आने के लिए क्या क्या जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने रहते हैं? देखो, सबसे पहला स्टेप यही रहता है बच्चे का ऑफर लेटर अप्लाई करना। जब हम बच्चे का ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं, देयर आर 10 आउट ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ जो ऑन द स्पॉट ही डिमांड कर देती हैं कि बच्चा अपने फाइनेंशियल्स शो करे, ताकि उनको I-20 के टाइम के ऊपर अगर बच्चे ने अप्लाई करना है उस टाइम तक उसका फंड थोड़ा बहुत पुराना हो जाए। दैट ऑब्वियस कि यूएसए इमिग्रेशन कभी फाइनेंशियल्स के लिए इतना बॉदर नहीं करती है कि आपके फाइनेंशियल्स रिसेंट हैं या ओल्ड हैं, बट यू हैव टू बी मैनेज योर फाइनेंशियल्स, क्योंकि आप वहाँ पे जाके पे करने वाले हो या यहीं से पे करके जाने वाले हो। आपका लिविंग एक्सपेंस आपके पास होना चाहिए, तो आपके पास आपके फाइनेंशियल्स होने चाहिए, जो फाइनेंशियल आपके इक्वलेंसी होनी चाहिए फॉर योर 1 ईयर लिविंग एक्सपेंस एंड योर 1 ईयर ट्यूशन फीस। आपने अपना फाइनेंशियल्स दे दिया, उसके बाद आपका I-20 का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बहुत रेयर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे I-20 के लिए डिमांड करती है फॉर द इनिशियल डिपॉजिट, जो आपका लेटर ऑन आपका ट्यूशन फीस में एडजस्ट हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्सिटी के ऊपर वो कितना चार्ज करेगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ विदाउट एनी चार्जिंग वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में I-20 दे देगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ वेबस्टर वो $50 चार्ज करती है। अदर यूनिवर्सिटीज़ है जो $250 तक भी चार्ज कर लेते हैं, बट इट डिपेंड्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी उन्होंने I-20 के लिए कुछ चार्ज करना है या नहीं करना है। अगर मान लो आपका ऑफर लेटर फ्री ऑफ कॉस्ट आ गया, आपका I-20 फ्री ऑफ कॉस्ट आ गया, यानी कि I-20 मंगाने तक आपकी टोटल कॉस्टिंग कितनी लगी? ज़ीरो। तो आपका तो कोई पैसा लगा ही नहीं है जिसकी वजह से आप ये बोल पाओ कि भाई मेरे तो इतने पैसे लग गए पर मेरा नुकसान भी हो गया। जब I-20 आने तक आपका कुछ पैसा लगा ही नहीं तो आपका नुकसान भी नहीं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो ऑफर लेटर देने से पहले बच्चे की प्री स्क्रीनिंग करती हैं, कई बार कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह भी कंडक्ट कराती हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ होती हैं जिनको ये लगता है कि बच्चे का इंटेंशन वहाँ पर आने का जेन्युइन नहीं है। अच्छा। लेट्स सी कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो हमेशा स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को थोड़ा सा डिग्रेड करके चलती है, ठीक है। वो सेम चीज़ यूएसए में भी है, बट वो कई वजह सिर्फ और सिर्फ ये चेक करते हैं कि बच्चे एटलीस्ट बच्चों को इतना पता है या नहीं है कि वो कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, कौन से इंस्टीट्यूशन में आ रहा है, उसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या होने वाला। बच्चे के लिए ये आइडिया है या नहीं है। अगर बच्चा उन चीज़ों के लिए उनको अच्छे से आंसर दे देता है तो वो उसके ऑफर लेटर रिलीज़ कर देते हैं। पर अगर आपको यही नहीं पता कि आपके एजेंट ने अप्लाई क्या कर दिया है, किस बेसिस के ऊपर अप्लाई करा या कौन से इंस्टीट्यूट में अप्लाई करा, तो आपका प्री स्क्रीनिंग रिजेक्ट हो जाता है। और इसी को लेके जो यूएस के अंदर है, आप एजेंट का नाम नहीं ले सकते हो सारा कुछ, क्योंकि एजेंट तो अप्लाई कर ही नहीं सकता आपके बिहाफ पे कुछ भी वहाँ पे। देखो, एजेंट या कंसल्टेंट्स आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में अप्लाई नहीं कर सकते, बट आपको एडमिशन के लिए हेल्प कर सकते हैं, वो आपको एडमिशन के लिए गाइड कर सकते हैं। ओके। उस चीज़ में कोई इमिग्रेशन को ये नहीं कहती है कि हाँ भाई आपने ऑफर लेटर किससे लिया था या क्यों नहीं लिया था, ठीक है। तो आपको किसी ने गाइड करा था या नहीं करा था। देखो, अभी भी हमारे, अगर मैं अपने इंडियन कल्चर की बात करूँ तो अभी कुछ बच्चे हैं जो बहुत एडवांस है, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं दोस्त हु आर वेरी डिपेंडेंट, जो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे या फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। 50% ऑफ द जनरेशन आज भी डिपेंडेंट है, बट 50% ऑफ द जनरेशन दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, दे हैव वेरी क्लियर विजन कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। बट जो बच्चा डिपेंडेंट होता है उसको थोड़ा बहुत तो गाइडेंस की नीड पड़ती है। तो वही है कि आपको वो गाइडेंस सही मिल पा रही है या सही नहीं मिल पा रही है, आप किस हिसाब से उसको प्रोसेस में लेके जा पा रहे हो, वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। ओके। तो I-20 के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? देखो, जब आपका I-20 आ जाता है उसके बाद सीधा आपका वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वीज़ा के प्रोसेस में आपकी 2 फीसेस रहती हैं। एक आपकी सर्विस फीस रहती है, दूसरी रहती है आपकी DS-160 की फीस। जो आपकी सर्विस फीस होती है वो आप अपने इंटरव्यू के स्लॉट से 3-4 दिन पहले या मैक्सिमम 1 हफ़्ता पहले भी भर सकते हो, बट कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें पहले ही भरनी है जब हम सारा कुछ अपना DS-160 का प्रोसेस करते हैं। बच्चा वो भी कर सकता है। $350 लगते हैं उसके, और एक DS-160 की फ़ीस रहती है जो 185 रहती है। अब यूएसए के ना राघव, पूरे के पूरे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मैटर करता है बच्चे का DS-160। आप अपना DS-160 कैसे फिल कर रहे हो।
आप फिल कर रहे हो, आपका कंसल्टेंट फिल कर रहा है, आपको पता भी है या नहीं पता है कि आपके DS 160 में भरा क्या जा रहा है। ऐसा क्या मतलब रेलेवेंस है DS 160 फॉर्म का जिस पे आपने इतनी मतलब तवज्जो दी कि ये एक चीज़ है जो आपको पता ही होनी चाहिए? क्योंकि राघव DS 160 लाइक कि 80% आपका वीज़ा आपका DS 160 डिसाइड करता है। ओके। अगर आपको ये पता है कि आपने अपने DS 160 में जेन्युइन डिटेल्स वगैरह भरी है, क्योंकि वहाँ पर एक कॉलम आता है कि आपको अपना सोशल मीडिया का अकाउंट अच्छा। डालना है, ठीक है, चाहे वो आप इंस्टाग्राम का डालो चाहे वो फेसबुक का डालो। ओके। दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ चीज़ें डालते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हो, किसी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, तो आप उसके ऊपर कौन से वाला अपना सोशल मीडिया का अकाउंट डालोगे? मैं तो लिंक्डइन डालूंगा। डेफिनेटली जो एक्सपीरियंस है वो लिंक्डइन डालेंगे, अदरवाइज अदर क्या करेंगे, वो अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का डालेंगे। ठीक है, तो मैम इससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है कि चलो मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मैंने लिंक्डइन का प्रोफाइल डाला, कोई एक व्यक्ति है जो सेम मेरे ही लेवल पे बैठा है, मेरे जैसे ही काम कर रहा है, मेरे जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पर उसने वहाँ पे अपने इंस्टाग्राम का डाला है अपना है। बिल्कुल, देखो, अगर आप अपना फ्रेंड सर्कल या अपना सोशल सर्कल दिखाना चाहते हो, ठीक है, तब आप डालोगे अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम। अगर आप अपना प्रोफेशनल सर्कल दिखाना चाहते हो, तब आप अपना डालोगे लिंक्डइन। ओके। ठीक है, जैसे ही आप प्रोफेशनल बैकग्राउंड वाले हो, आप अपना लिंक्डइन का वहाँ पे प्रोफाइल डालते हो, दे कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, ये जेन्युइन में एक्सपीरियंस बंदा है, इसको पता है कि हाँ इसने अपने DS 160 में क्या भरा। क्योंकि अगर मान लो लेट्स सी कि मैंने किसी का फॉर्म फिल करा, मेरे लिए बहुत ईजी है किसी बच्चे से ये पूछना कि आप अपना फेसबुक इंस्टाग्राम का अकाउंट दे दो, या कई बार बच्चे स्किप भी कर देते हैं, ठीक है, दैट इज़ देयर चॉइस, आपको डालना है नहीं डालना है। बट जब आप अपना सोशल मीडिया पे लिंक्डइन का प्रोफाइल डालते हो, दैट मीन्स ये बच्चा जेन्युइन में ही प्रोफेशनल बैकग्राउंड को बिलोंग करता है। उसका जस्ट सिर्फ और सिर्फ अपना सोशल अकाउंट बनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ फन एक्टिविटीज़ नहीं है। लिंक्डइन पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नॉलेज भी देती हैं, आपको इंडस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के साथ तो कनेक्शंस बनाने का भी मौका मिलता है, आप उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते भी। तो वो सारा की सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आप जब अपना DS 160 फिल करते हो। DS 160 फॉर्म कुछ बहुत लंबा होता है, क्या रहता है उसके अंदर? तकरीबन 8 पेजेस का रहता है, 8-9 है। पेजेस का रहता है, जिसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी एजुकेशनल, आपकी प्रोफेशनल, आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें जाती हैं। तो इसके बाद ये फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसकी कोई फीस भी होती है? देखो, DS 160 भरने की कोई फीस नहीं ठीक है, है। बट जब आप इसको सबमिट करते हो देन फॉर श्योर उसकी 185 USD आपकी जो है वो एप्लीकेशन फीस लगती है। ओके, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? कुछ नहीं है, सर्विस फीस आपने पे कर दी है $350, DS 160 की $185 आपने पे कर दी है। उसके बाद अपना स्लॉट बुक करो बायोमेट्रिक का और इंटरव्यू का स्लॉट बुक करो, अपनी फाइल सबमिट करो और अपना वीज़ा ले लो। इंटरव्यू के लिए आप कुछ टिप्स दो बच्चों को, बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए देखो, ऐसा कोई टिप्स नहीं होती है, बट क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू के प्रॉपर इंटरव्यू के ऊपर डिस्कशन करने चली जाऊंगी देन इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। ठीक है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। उसके लिए हम आपको एक प्रॉपर अच्छी सी इंफॉर्मेशन देंगे जिसमें हम सारा कुछ बताएंगे, दैट हाउ टू बिहेव, हाउ टू ट्रीट योर सेल्फ अ प्रोफेशनल, जिसमें डूज एंड डोंट सब कुछ होगा। बट एकदम से सारी चीज़ें बता पाना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन सी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि आई रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था दैट आई स्टार्टेड माई जर्नी विद द न्यूजीलैंड। बट इतना ज़रूर बता दूंगी कि न्यूजीलैंड के स्टूडेंट वीज़ा के इंटरव्यू से तो बहुत ईजी होता है। फिर क्यों इतना बदनाम करते हैं यूएसए? देखो, जब नॉलेज नहीं है तो जाहिर सी चीज़ है कि बदनामी तो होगी, और बदनाम अक्सर वही होते हैं जिनका नाम नाम होता है। बस यूएसए का नाम है, यूएसए पता है वीज़ा देता है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि 2024 के अंदर समवेयर अराउंड 8 लाख वीज़ा एप्लीकेशनें लगी हैं, जिसमें से रिजेक्ट कितनी हुई होंगी? सिर्फ और सिर्फ 2,35,000 वीज़ा एप्लीकेशनें रिजेक्ट हुई हैं। मतलब उन्होंने 70% से ऊपर वीज़ा एप्लीकेशनें अप्रूव करी हैं। तो यूएसए वीज़ा दे रहा है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना प्रोसेस किस हिसाब से करना है। आप जब इमिग्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हो उस हिसाब से फिल करो कि आपको पता हो कि हाँ ठीक है भाई, मैंने अपना फॉर्म फिल करा था, आई एम कॉन्फिडेंट कि मैंने अपने फॉर्म में कुछ गलत नहीं भरा। और अब अगेन वही 70,000 वाली बात,
अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विस फीस और अपनी इमिग्रेशन फीस पे करते हो तो वो आपको कॉस्ट पड़ती है 50 to 55,000 रुपीज़ की, ठीक है। अगर आपको I-20 के लिए कुछ पे करना पड़ गया या ऑफर लेटर के लिए पे करना पड़ गया तो आप उसमें 25,000 रुपीज़ उसमें ऐड ऑन कर लो, वो चला जाएगा 75 या 80,000 रुपीज़ तक, ठीक है। बाय एनी चांस, वैसे तो स्टूडेंट वीज़ा का इंटरव्यू स्लॉट इजीली मिल जाते हैं, बाय एनी चांस अगर आपको आपका इंटरव्यू का स्लॉट ना हो मिले तो आप उसके लिए पेड ले सकते हो। पेड सर्विसेज भी अवेलेबल रहती है, बहुत सारे लोग हैं जो स्लॉट्स पेड करवाते हैं। उस कॉस्टिंग में भी आपका जो यूएसए का वीज़ा का एक्सपेंस है वो 1 लाख रुपए से ऊपर कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। बस मोटी सी बात ये है कि उन्होंने फीस वगैरह कुछ ली नहीं, जीएसी जैसा उनका कोई सिस्टम है नहीं, तो बड़ी नॉमिनल सी फीस में बच्चा वहाँ तक पहुँच सकता है और वहाँ जाके अपने सारे एक्सपेंसेस पे आउट बिल्कुल, कर क्योंकि सकता है। आपका वीज़ा आएगा, आपको उस टाइम के ऊपर अपनी ट्यूशन फीस पे करनी है, लिविंग एक्सपेंस आपको पे नहीं करनी है, दैट इज़ अप टू यू। आप 6 महीने की फ़ीस पे करके जाना चाहते हो या 1 ईयर का आप अपना ट्यूशन फीस पे करना चाहते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू। क्योंकि यूएसए इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, वो कहता है कि हम बच्चे से पहले फ़ीस ले लें, बाय एनी चांस जिसका वीज़ा ना आए फिर वही वो रिफंड वगैरह का प्रोसेस, दैट इज़ टू लेंथी प्रोसेस, ठीक है। तो वो उस प्रोसेस में नहीं घुसना चाहते, सो दैट इज़ द रीज़न दे ऑलवेज सेड कि हम जो फीस वगैरह है वो सारा कुछ आफ्टर वीज़ा ही लेंगे। आपका वीज़ा आएगा तो आपको कुछ पे करना है, आपका वीज़ा आएगा तो नहीं आ रहा तो आपको कुछ नहीं पे करना। मैंने ना रिसेंट में कुछ ये भी आजकल ना बहुत चलता है, पे आफ्टर वीज़ा, पे आफ्टर वीज़ा करा लो, पे आफ्टर वीज़ा करा लो। बट जिस कंट्री पे जाने के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ 70,000 यानी कि 70,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक लग रहा है, ठीक है। अब उसमें भी आप पे आफ्टर वीज़ा को इतना क्यों प्रेफरेंस कर रहे हो, ये लोग क्यों प्रमोट कर रहे हैं फॉर पे आफ्टर वीज़ा, मुझे नहीं पता। ये तो ऑलरेडी ही पे आफ्टर वीज़ा चल रहा है इनका तो। बिल्कुल, ये पहले से ही पे आफ्टर वीज़ा है कि वीज़ा आएगा तो आपने कुछ पे करना है, नहीं आएगा तो कुछ पे नहीं करना। तो कोई रिस्क भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ कि अगर मेरे से कुछ पूछा जाएगा तो मैं उसका जवाब दे पाऊँ। और अगर आप अपनी प्रोफाइल के लिए बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंस हो तभी आप अपना यूएसए का वीज़ा ले सकते हो। अगर आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंट नहीं है ना तो फिर तो आप यूएसए के लिए मैं तो कहूँगी कभी अप्लाई भी मत करो। सो अगर आप में से भी कोई ऐसा है जो फुली कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं जा सकता हूँ यूएसए में, इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ, मेरे पास सारा कुछ जेन्युइन है, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स। और लेट मी ऐड वन थिंग, अगर आप इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मैं अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकता हूँ पर मुझे जाना यूएसए ही है, तब भी आप इमिग्रेशन गुरुज को कांटेक्ट करो। हम आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाएंगे, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप अगर आप 2025 में यूएसए जाने का सपना देख रहे हो ना तो हम इमिग्रेशन गुरुज वाले आपको यूएसए भेज ज़रूर देंगे, पर भेजेंगे लीगल तरीके से। All right. So with that said, thank you so much for joining us here in this evening, and we shall see you in the next video. Thank you so much, ma'am, for joining. Thank you so much.